मित्रों, अपना पांचवा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, वहाँ पर पेरिस समिट क्लीन एनर्जी की बातें पिछले वीडियोस में करी। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो वहाँ थोड़ी थियरी, न्यूक्लियर मटेरियल के प्रकार, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के प्रकार, फिर ये काकरापार के अंदर क्या न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ वो देखेंगे। एंड लास्टली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी वो क्या चीज़ थी, और तीन एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, थोड़ी थियरी, करंट अफेयर्स। देन वी विल मूव टुवर्ड्स थर्मल एनर्जी। वहाँ कुछ ईयरबुक टाइप की इन्फॉर्मेशन, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद की कुछ प्रमुख स्कीमें जिसके अंदर ये एलईडी उजाला और उदय डिस्कॉम योजना ये क्या है। थर्ड, इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी यूज में देयर शुड बी प्रोग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी। ये क्या बात हो रही है। थोड़ी अनकन्वेंशनल गैस और एनर्जी की बात करेंगे। एंड लास्टली हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016 ये क्या है देखेंगे। पूर्व तैयारी में आप लोग राज तनिल मैम की ये G9 लेक्चर सीरीज, जहां मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, आप देखना। एंड पैरेलल टू दैट पिछले वर्ष की मेरी सर्वे लेक्चर सीरीज, वहाँ L7 सीरीज के ये वीडियोस देख लेना। माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल और कोल माइनिंग, उनका नेशनलाइजेशन और अलॉटमेंट कैसे किया गया वगैरह बातें करी हैं। सबसे पहले हम जो न्यूक्लियर एनर्जी उसकी थियरी देख रहे थे। 2016 यूपीएससी ने असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में ये पूछा, आइसोटॉप दिए हैं और सामने उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, मैथ द फॉलोइंग। ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस से निकाला है। आप घर पे आराम से ये जवाब समझ लेना। आते हैं न्यूक्लियर मटेरियल के प्रकार, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के प्रकार। न्यूक्लियर मटेरियल का एक प्रकार होता है फ्यूजन मटेरियल, मतलब आप ये एटम्स को साथ में एक दूसरे के साथ जोड़ो, फ्यूज करो और उससे एनर्जी जनरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटियम एंड ड्यूटेरियम। दूसरा एक प्रकार होता है फिजाइल मटेरियल। कोई एक एटम है, उसके ऊपर आप न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करो, जिसकी मदद से वो टूट जाएगा एटम, दूसरे छोटे जनरेट हो जाएंगे एटम और कुछ और न्यूट्रॉन, और वो आपस आपस में और तोड़ेंगे और चलता जाएगा, चेन रिएक्शन। सो दैट इज फिजाइल मटेरियल। उसके प्रमुख उदाहरण में यूरेनियम 233 नंबर, 235 नंबर, यस। फिर यूरेनियम 238 दैट इज कॉल्ड नेचुरल यूरेनियम। लेकिन अगर इसको और हम रिफाइन कर दें, उसकी कोई प्रक्रिया करें जिसकी मदद से प्लूटोनियम बन जाए या फिर हाईली इनरिच यूरेनियम, तो इससे और ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है। हाईली इनरिच यूरेनियम ऑल्सो नोन एज की 235 नंबर, या फिर अपना एटम बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए भी वो काम में आ सकता है। न्यूक्लियर मटेरियल के प्रकार देखिए। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के प्रकार। सबसे पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडिंग मतलब आपको पता है पैदा करना। तो फास्ट ब्रीडर के अंदर आप जो भी फ्यूल डालोगे उसके सामने वो नया बड़ा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऐसा कुछ न्यूक्लियर मटेरियल पैदा करके देगा, दैट इज फास्ट ब्रीडर। इसके अंदर आप इनपुट में कुछ मटेरियल डालेंगे, फॉर एग्जांपल नेचुरल यूरेनियम 238 नंबर या थोरियम 232 नंबर। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तो वहाँ पर कूलेंट लिक्विड सोडियम रहता है, मॉडरेटर कोई नहीं। और यहाँ प्रोसेस होने पर आउटपुट आपको क्या मिलेगा। अगर नेचुरल यूरेनियम 238 नंबर लिया है देन यू विल गेट प्लूटोनियम 239, और अगर थोरियम यूज़ किया है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं यूरेनियम 233। तमिलनाडु के अंदर कल्पकम मिनी रिएक्टर बनाया गया, शॉर्ट फॉर्म है कामिनी। एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च रिएक्टर। पूरे विश्व में ऐसा ये पहला है जहां पर कि थोरियम में से ये यूरेनियम 233 नंबर बनता है और उसके फिर आगे वो एनर्जी यूज करते हैं। खासकर इधर तो न्यूक्लियर रेडियोग्राफी के पर्पज से वो काम कर रहा था। तो फास्ट ब्रीडर हमने समझ लिया, मटेरियल डाला और ज़्यादा पैदा करके देता है। देन अपना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले मटेरियल। एक होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। आकृति में आप देखिए ये कोर है, वहाँ पर ये अपना फिजाइल मटेरियल डाला होगा, प्रोसेस होगी, पानी को वो गर्म करेगा, राइट, और वो पानी की स्टीम बन गई, स्टीम टरबाइन घूमेगा तो एक बाजू एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, और वही पानी ठंडा करके वापस आप इस साइकिल में। तो मतलब क्या हो रहा है, सेम वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट, मॉडरेटर, स्टीम सोर्स। अब इसका प्रॉब्लम, डेंजर, अगर कोर के अंदर कोई लीकेज हो जाएगा तो ये पानी के अंदर भी रेडियो की एक्टिविटी आ जाएगी और वही पानी भाप बन के जा रहा है, पूरे प्लांट में घूम रहा है। सो लीकेज कैन स्प्रेड थ्रू आउट द प्लांट, ये इसका नकारात्मक परिणाम। आगे इसकी दवाई भी वैज्ञानिकों ने निकाली, उसको बोला प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। आप ऐसा करो,
कोर के अंदर अपना ये फिजाइल मटेरियल डाला है, उसका चेन रिएक्शन हुआ, गर्मी पैदा हुई जिससे पानी की भाप बना दी, तो ये एक चलेगा प्राइमरी लूप। और वो देखिए वो नली के बाजू में एक दूसरी नली फिट करके वहाँ सेकेंडरी लूप बनाया गया है, जहाँ पर दूसरा पानी गर्म होके वो स्टीम टरबाइन चलाएगा और वो वापस ठंडा होके घूमता जाएगा। समझे, मतलब कि सेपरेट वाटर इज यूज्ड, एक तरफ कूलेंट मॉडरेटर के रूप में और दूसरी बाजू स्टीम सोर्स के रूप में। इसका लाभ क्या है कि अगर कोर के अंदर कोई लीकेज भी हो गया तो भी इट विल बी कंटेन विद इन दिस प्राइमरी लूप, आगे वो बढ़ेगा नहीं। अगर यदि हम यहाँ कोर के अंदर यूरेनियम 235 नंबर मतलब एनरिच यूरेनियम वी आर यूजिंग, तो फिर हैवी वाटर को हमने मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करना होगा, और ऐसे रिएक्टर को हम फिर बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, जैसे कि अपना काकरापार में है। अगर आप थोरियम को इधर कोर में यूज करोगे देन उसे बोलेंगे हम एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि BARC इसके ऊपर अभी और रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है। सो दीज आर सम वाटर रिएक्टर्स। काकरापार में क्या हादसा हुआ? इन द ईयर 1992 ये बनाया गया था, उस वक्त गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में था, अभी तापी डिस्ट्रिक्ट में है। तापी डिस्ट्रिक्ट में और देखने लायक क्या है, उकाई डैम, और वो 72 में बनाया गया था। यहाँ पर हादसा ये हुआ कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, कोर के अंदर कुछ लीकेज हुआ जिसके चलते ये पाइप कैरिंग द हैवी वाटर, उसमें थोड़ा लीकेज आ गया। अब आप समझिए ये कोई जान माल का इससे नुकसान नहीं होगा, बिकॉज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का तो उद्देश्य ही ये है कि प्राइमरी रूप के अंदर ही वो सारा जो भी हादसा हो रहा है वो कंट्रोल हो जाए, पूरे प्लांट में वो स्प्रेड ना हो पाए। तो मतलब ये कितना डेंजर वाला हादसा था। अगर भूकंप हुआ होता देन वी वुड हैव मेजर्ड इट यूजिंग रीचर स्केल, राइट। रीचर स्केल वो क्या है, एरिथमेटिक भी नहीं है, जियोमेट्रिक भी नहीं, इट इज़ लॉगेरिथमिक स्केल। और रीचर स्केल आपको नहीं पसंद हो देन यू कैन गो फॉर मॉडिफाइड मर्सेली स्केल, बट वो तो अर्थक्वेक के लिए हैं। यहाँ आप डेंजर कैसे मेजर करोगे? IAEA ने इसका क्लासिफिकेशन अलग से निकाला है कि वहाँ रेंज 1 से 3 में हो तो उसे बोलेंगे इंसिडेंट, घटना, जैसे कि काकरापार में हो, कोई जान माल का ऐसा नुकसान हम नहीं बोल सकते। अगर इससे बड़ा हो 4 से 7 की रेंज में देन यू विल कॉल इट एक्सीडेंट, दुर्घटना, जैसा कि चर्नोबिल में हुआ था इन द ईयर 1986। उस वक्त वो USSR में था, अभी ये चर्नोबिल वो इट इज़ नियर दिस प्रीपियात रिवर और यूक्रेन के अंदर है। एंड फिर 2011 में हुआ फुकुशिमा जापान के अंदर, कारण उस वक्त सुनामी आई थी। इनको हमने लेवल 7 क्लासिफिकेशन, मतलब एकदम मैक्सिमम दुर्घटना यहाँ पर हुई थी। उसके सामने काकरापार तो मतलब कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स कौन कौन से? एज सच अप्सरा और समथिंग वो तो 50 के दशक में बनाया गया था, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ काम किया हो तो ऐसा सबसे पहले मेरे ख्याल से बना तारापुर महाराष्ट्र में, और दैट वाज BWR, दैट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक, फिर कर्नाटक में कौन सा है? कायगा, वो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। गुजरात में कौन सा है? काकरापार, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। राजस्थान में है रावत भाटा, वो भी इस प्रकार का PHWR। उत्तर प्रदेश में है नरोड़ा, वो भी PHWR। ठीक, फिर ये अलग है। तमिलनाडु वहाँ नॉर्थन साइड में कल्पक्कम, इट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब जितना फ्यूल डालोगे सामने और आपको अच्छा बढ़िया विपुल मात्रा में ऐसा कुछ नया करके देगा। एंड लास्टली देयर इज कुदनकुलम, वो भी तमिलनाडु में ऊपर की साइड नॉर्दर्न साइड में तो कल्पक्कम, साउदर्न साइड में जाओ तो कुदनकुलम। ये है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, वाटर कूल्ड, वाटर मॉडरेटेड, और एज सच इट इज अ रशियन टेक्नोलॉजी, जिसका रशियन फुल फॉर्म होता है, उसका एब्रिविएशन होता है VVER टेक्नोलॉजी। ये पूरा क्रोनोलॉजी में इसके बाद ऐसा नहीं है, आई हैव ओनली कवर्ड कि मेन ये वाले हैं अपने। इसके अलावा और कौन कौन से इन डिज़ाइन चल रहा है कि हम आगे करेंगे? गुजरात, वहाँ भावनगर मीठी वीडी, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मटेरियल कौन देगा? अमेरिका और उसकी वेस्टिंग हाउस। उससे थोड़ा इस तरफ आइए तो महाराष्ट्र, वहाँ जैतापुर, तो फ्रांस की अरीवा कंपनी मदद कर रही है। आंध्र प्रदेश में जाइए तो कोवाड़ा, वहाँ जी हिटाची दोनों मिलके कर रहे हैं। एंड वेस्ट बंगाल, वहाँ पर हरिपुर, तो रशिया वाले ये वाटर कूल्ड, वाटर मॉडरेटेड वाटर कूल्ड वाली टेक्नोलॉजी VVER वो दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर प्रोपोज साइड हैं, बट ये वाली मेन कई बार कुछ परीक्षाओं में MCQ में पूछा गया, कई बार ये पूछा यहाँ कौन दे रहा है, या फिर कि मैच द फॉलोइंग,
ये वाला प्लांट, ये वाली कंपनी या ये वाला प्लांट, ये वाला देश मदद कर रहा है। याद करना आसान है। सबसे पहले आप देखो, गुजरात मतलब एकदम पश्चिमी हिस्से में है गुजरात, अपने भारत में, तो वो एकदम पश्चिमी जगह से लेके आएगा, मतलब सबसे पश्चिमी तो अमेरिका, और अमेरिका का वेस्टिंग हाउस। अभी गुजरात से थोड़ा ईस्टवर्ड आओ, ठीक है, तो फिर आप अमेरिका भी से भी थोड़ा ईस्टर्न साइड पे आओ, देन यू विल गेट फ्रांस। तो हाँ, जैतापुर वहाँ पर फ्रांस और अरीवा चल रहा है। अभी अपना पूर्व दिशा में जाएंगे, आंध्र प्रदेश आया, तो आंध्र मतलब पूर्व 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 कहाँ पे लाइन जोड़ेगी, जापान के अंदर आप सोच सकते हो। ओके, तो कोई जापानीज नाम वाला तुकबाजी में जोड़ो, GN हिटाची, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रिक्स एंड हिटाची। और लास्टली बचा वेस्ट बंगाल। तो आप समझिए वेस्ट बंगाल है तो वहाँ पर ये पश्चिमी संस्कृति की वाली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल उनको राज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पूरा इम्पीरियलिस्टिक होता है, राइट। तो वो, लेकिन अगर कॉमरेड लेनिन स्टालिन उनकी जगह से कुछ आ रहा है, देन वी विल एक्सेप्ट। तो हाँ, वेस्ट बंगाल वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी, तो रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक। इसके अलावा भी बड़ा वाला आपको लिस्ट चाहिए तो ये विकीपीडिया की मैंने लिंक रखी है, वहाँ पर आप देख लेना। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये न्यूक्लियर मटेरियल के प्रकार, न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रकार, और उस अनुसंधान में काकरापार में क्या हादसा हुआ वो भी देख लिया। अभी जरा आगे एनएसजी वाली बात करते हैं। उसके लिए हमने समझना ये है, भारत के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज। आपने शुरू में समझो कि एक पूरा बॉक्स ले लिया है कंप्यूटर का, वहाँ पहले मदरबोर्ड था, पेंटियम 4 कंप्यूटर, ऐसी चिप लगाई, फिर उसको निकाल के कुछ ड्यूअल कोर लगाया होगा, फिर उसको निकाल के क्वाड कोर, ठीक है, फिर रैम बदल के और नई लगाई होगी, हार्ड डिस्क बदली होगी, लाइक दैट। तो सेम वे हमारे भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें भी हमारा ऐसा प्रोग्रेशन है कि पहले ये करेंगे, फिर ये प्रगति करेंगे। स्टेज 1 वहाँ पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज करेंगे और यूरेनियम 235 नंबर वाला फ्यूल के सोर्स में रखेंगे। फिर थोड़ी प्रगति करके स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब ब्रीडर रिएक्टर आपको पता है, वहाँ जो मटेरियल डाला तो कुछ नया वो पैदा करके देगा। तो यहाँ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम डालेंगे और यूरेनियम 233 नंबर वो हमको पैदा करके देगा। और ये 233 नंबर किस में यूज करेंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर में नहीं, उसके लिए अलग से कुछ करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। और वहाँ पर ये थोरियम से जो 233 नंबर यूरेनियम बना उसको हम डालेंगे। सो दैट विल बी द थर्ड स्टेज। तो इस प्रकार से हम जैसे कंप्यूटर अपग्रेड करते हैं, हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट अपग्रेड करने वाले हैं। अभी के लिए तो ज़्यादातर अपना काम हमने देखा, भारत के अंदर ज़्यादातर ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टाइप के से हम लोग चल रहे हैं। आगे इन द ईयर 1968 ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात चली, तो भारत ने बोल दिया कि हम इस पर साइन नहीं कर सकते। तो फिर अलग अलग देशों ने बोला कि हम आपको कोई न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं कर सकते। 2008 के अंदर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट हुआ, और उसी वक्त अमेरिका की मदद से हमको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से माफी वेवर भी मिल गया कि भले आपने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया, नो इशू, स्टिल आपका जो सिविलियन एनर्जी प्रोग्राम है वहाँ पर हम आपको जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार से ये अमेरिका है, फ्रांस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, सब लोग फिर लाइन में लग गए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आ गए। एक्सपोर्ट, तो ये एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक प्रकार का न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। ऐसे विश्व में कुल मिलाकर 4 प्रमुख एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप हैं। मैंने ये क्रोनोलॉजी वाइज स्लाइड बनाई है। सबसे पहले क्या आया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 74 में, और वहाँ 48 मेंबर्स। भारत ने यहाँ पर सभ्य बनने की कोशिश की पर अपनी दाल गली नहीं। खैर एनएसजी नाम से ही सिद्ध है कि क्या न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करता है। उसके बाद बना क्रोनोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 85 में। आइकॉन से ही आपको पता चल जाएगा कि बायोलॉजिकल, केमिकल, इस प्रकार के कोई वेपन और टेक्नोलॉजी हो उसके एक्सपोर्ट पे ये लोग कंट्रोल करते हैं। तीसरे नंबर पे बना MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। उद्देश्य कि 300 किलोमीटर या ज़्यादा दूरी तक प्रत्याघात कर सके ऐसे, और साथ में 500 किलो का विस्फोटक पदार्थ भी वो ले जा सके। इस प्रकार के मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और मटेरियल, इन सबको एक्सपोर्ट ये कंट्रोल करते हैं। एज सच यहाँ पर देर आर 34 मेंबर्स, बट भारत को भी सभ्य पद मिल गया, सो नाउ देर आर 35 मेंबर्स। और एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप में लास्ट बना वासेनार अग्रीमेंट। ये एज सच वासेनार इट इज़ अ टाउन इन नेदरलैंड, और ये फोटो से आपको पता चल सकता है कि इट इज़ कन्वेंशनल प्रकार के फायर आर्म्स
और दूसरी ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल फायर आर्म तो पिस्तौल, रिवॉल्वर, राइफल आप समझते हो। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी मतलब सपोज देयर इज नाइट विजन गॉगल्स, तो मिलिट्री में भी यूज़ है, आतंकवादियों के लिए भी यूज़ है, सिविलियन भी यूज़ है। सीसीटीवी में लगा दिया तो रात को चोरी पकड़ सकते हो, फॉरेस्ट गार्ड को देख लिया तो इलीगल पोचिंग आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो ऐसी भी ड्यूअल यूज गुड्स टेक्नोलॉजी, उनका भी पूरा एक्सपोर्ट इस पे ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इन में से भारत किसका सदस्य बना? एज सच 2016 के अंदर भारत एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका सदस्य बना, इस लिंक पे आप जाएंगे माल मिल जाएगा, और MTCR का भी हम सदस्य बन गए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, वहाँ हमने प्रयत्न किया 2016 में कि हमको भी मेंबरशिप चाहिए। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, कनाडा, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि आ जाओ, लेकिन चीन और दूसरे 7 देश उन्होंने विरोध किया कि आपने ये NPT साइन नहीं किया तो फिर आपको हम मेंबर नहीं बना सकते, आपको चाहिए तो सिविलियन प्रोग्राम के लिए मटेरियल टेक्नोलॉजी चाहिए तो बोलो, हम देंगे, बट इधर कुर्सी में गोद में हम आपको नहीं बिठाएंगे। और NSG के अंदर कंसेंसस से निर्णय लेना होता है, तो उन्होंने ये छोड़ दिया कि भारत को भी नहीं लेंगे। उसके सामने हमने प्रयत्न किया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, वहाँ भी सभ्य बनना है। एज सच MTCR में भी जो भी 34 मेंबर्स है उन सभी के कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है, इंक्लूडिंग कि किसको नया सभ्य बनाना है। ज़्यादातर तो अपने फेवर में ही थे, बट इटाली को जरा शुरू में वो गुन कर रहा था। कारण एक शिप था एनरिका लेग्जी, उसका प्रोटेक्शन के लिए इटालियन मरीन्स को डिप्लॉय किया था। वो भारत से जा रहा था तो केरला के फिशरमैन को देख के ये 2 इटालियन मरीन्स ने उनको कि ये भी पायरेट्स है बोल के गोली मार दी। फिर इनको पकड़ लिया हमने, और जरा टाइट प्रोसिक्यूशन चल रहा था तो इटाली वाले नाराज़ हो गए, और फिर यहाँ हमसे उलझ नहीं पाए तो फिर MTCR में जाके कि नहीं भारत ने तो NPT नहीं किया, ये वो करके वहाँ गुनगुन कर रहे थे। फिर हमने उनको मना लिया। ये जो 2 मरीन हैं उनको कि जेल में नहीं रखेंगे, उनको तो इटालियन एम्बेसी में ही रखेंगे, इनको कुछ बीमारी हो गई जाओ इटाली ट्रीटमेंट करा के आओ, क्रिसमस है जाओ फैमिली को मिल के आओ। तो लाइक दैट वी ट्राई टू प्लेकेट, और इटाली चलो ठीक है, और फिर उसने भी ये विरोध जताना बंद कर दिया, और एंटायरली कंसेंसस से MTCR के अंदर भारत को भी सभ्य पद मिल गया। MTCR ज्वाइन करने से भारत को क्या लाभ होंगे? पहला लाभ, चीन अभी MTCR का सभ्य नहीं है, तो जिस दिन चाइना यहाँ मेंबरशिप के लिए आएगा तो हम फिर वो कि तुमने हमको NSG में नहीं घुसने दिया था, हम यहाँ आपको नहीं घुसने देंगे, क्योंकि यहाँ तो कंसेंसस से एडमिशन मिलता है, राइट, तो वी विल अपोज यू, एक ये काम हो सकता है। सेकंड, हमने देखा कि MTCR का उद्देश्य है कि 500 किलोग्राम या उससे ज़्यादा का विस्फोटक 300 किलोमीटर या उससे ज़्यादा डिलीवरी कर सके, इस प्रकार की मिसाइल या ड्रोन, उसकी अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब में हमको सुविधा हो जाएगी। जैसे कि हम ये अमेरिका से प्रेडेटर UAV ड्रोन और उसकी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, या फिर कि हमने रशिया के साथ मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया है, वो मिसाइल या उसकी टेक्नोलॉजी हम किसी थर्ड वर्ल्ड कोई थर्ड पार्टी जो अपना मित्र देश है वहाँ उसको बेच सकते हैं, तो ये अपने लाभ हो गए। ओके, सो अपना 5th पिलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी वो देख लिया, थियरी भी समझ ली, काकरापार भी समझ लिया, NSG भी समझ लिया। अभी थर्मल एनर्जी की तरफ आते हैं।